मेडिवल हिस्ट्री का ये आपका डे 2 क्लास है और मैं कह दे रहा हूँ कि क्लास बहुत डिटेल्स में नहीं है, रिवीजन क्लास है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को टू द पॉइंट्स बात ही की गई है। ठीक है, मैंने इससे पहले मेडिवल हिस्ट्री का प्रॉपर डिटेल क्लास करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम लोग टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, असम के क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में प्रलंब राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, तो एक राजवंश का नाम था प्रलंब। ठीक है, किस क्षेत्र में इसका उदय हुआ, तो ध्यान में रखें असम के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना प्रलंब की बात करेंगे, प्रलंब राजवंश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा असम के क्षेत्र में इसका उदय हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इस राजवंश ने एक अज्ञात राजा ने, ठीक है, मतलब राजा का नाम तो नहीं पता, लेकिन बख्तियार खिलजी ने जब हमला किया था तो हमला को सफलतापूर्वक मतलब क्या कर दिया, विफल कर दिया था। और जो असम के राज्यवंश की बात करेंगे, अहोम राज्य हो गया या फिर प्रलंब राजवंश हो गया, किसी भी आक्रमणकारी को अपने यहाँ भटकने तक नहीं दिया था। ठीक है, जिससे आक्रमणकारियों को काफी अधिक नुकसान हुआ। तो ये कभी गुलाम भी पूरी तरीके से देखेंगे तो नहीं बने थे। ठीक है, मुगलों को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पराजित भी किया था। ठीक है, तो प्रलंब राजवंश का संबंध की बात करेंगे असम से है और इसी वंश का एक राजा ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी के सफलतापूर्वक जो आक्रमण जो था तो उसके आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। 13वीं शताब्दी के मध्य शान जनजाति के एक उपसमूह अहोम ने, ठीक है, अहोम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी के मध्य में शान जनजाति, ठीक है, शान जनजाति से संबंध रखने वाले थे अहोम लोग, तो उन्हीं लोगों के शान जनजाति के लोगों के द्वारा ही, उसी के एक समूह के द्वारा अहोम राज्य की स्थापना की गई और इसी अहोम राज्य की वजह से क्षेत्र का नाम पड़ा असम। ठीक है, असम में जो रूल जो करते थे, तो शासन जो करते थे उसका नाम था अहोम। तो असम को अहोम प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता है। तो अहोम प्रदेश के जो संस्थापक जो थे शान जनजाति के लोग थे। ठीक है, अहोम राज्य जबरन मजदूरी पर निर्भर था। ठीक है, राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर लोगों को पाइका कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए असम में आपको एक विद्रोह भी होता है, पाइका विद्रोह। ठीक है, तो पाइक कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिए, पाइक की बात करेंगे तो पाइक जो थे, ठीक है, राज्य के लिए काम करने वाले मजबूर लोगों को पाइक कहा जाता था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं केवल क्षेत्रीय राज्यों का उदय को देख रहे हैं, आगे चल के और भी चीजों के डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो असम में जो राजवंश का उदय हुआ, जो साम्राज्य का उदय हुआ, उसका नाम था अहोम साम्राज्य या फिर अहोम राज्य। ध्यान में रखिएगा, इसका जो इस राजवंश का स्थापित करने वाले लोग जो थे वो आपके किस जनजाति से, तो ध्यान में रखना है आपके शान जनजाति से संबंध रखते थे। ठीक है, अब पूर्वी बंगाल में आप जाओगे तो बर्मन और सेन वंश की बात करेंगे, स्थापित होता है। तो पूर्वी बंगाल में बर्मन और सेन वंश 11वीं शताब्दी में स्थापित होता है। ठीक है, बर्मन 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सत्ता में आए, इनकी जगह सेनों ने ले ली। संभवतः कन्नड़ भाषी क्षेत्र में से आए थे। कहां से आए थे, तो कन्नड़ भाषी क्षेत्र से आए थे। कौन, बर्मन। ठीक है, बर्मन तो कहां पे था, वो साउथ में ही था ना। और बर्मन के जगह पे आप देखोगे इसके स्थान किसने ली, तो बर्मन के बाद इनका ध्यान में रखेंगे, इनका स्थान किसने ली, सेन ने ली। ठीक है, सेन। और इनकी राजधानी की बात करें, नदिया वगैरह लखनौती वगैरह हुआ करता था, बदलते रहता था। बंगाल का बहुत सारा राजधानी परिवर्तन हुआ, तो कभी कभी शासक का नाम पूछ देगा, बोलेगा बताओ इसकी राजधानी कहाँ थी। तो बर्मन पहले थे, उसके बाद सेन ने इनकी जगह ले ली। वे दक्षिणापथ के राजाओं से संबंधित होने का दावा करते थे। दक्षिणापथ मतलब साउथ वाला। विजय सेन के शासनकाल का विवरण, ठीक है, देवपारा प्रशस्ति शिलालेख से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, तो बताओ देवपारा अभिलेख की बात करेंगे, देवपारा शिलालेख की बात करेंगे तो किस शासक से संबंधित है, तो सेन वंश के शासक। ठीक है, किससे संबंधित है, विजय सेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, देवपारा प्रशस्ति शिलालेख, तो विजय सेन से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने अपनी विद्वता, लेखन एवं कुलीनवाद की सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत के लिए प्रसिद्ध था। तो ये विजय सेन का उत्तराधिकारी की बात करें, बल्लाल सेन था। कौन था, बल्लाल सेन था। अब इसके जो अंतिम हिंदू शासक जो था, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो था, बल्लाल सेन का पुत्र जो था लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और इसी के समय बख्तियार खिलजी का भी आक्रमण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखें विजय सेन, विजय सेन के बाद बल्लाल सेन, अब बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, जो सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता था। इसके दरबार में ये पूछा जाता है, जयदेव, जयदेव की बात करेंगे, गीत गोविंद के लेखक थे। वो किसके दरबार में रहते थे, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। जयदेव की बात करेंगे तो गीत गोविंद के लेखक थे। किसके लेखक थे, तो गीत गोविंद के लेखक जो थे वो सेन शासक किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रखते थे। ठीक है, और भी कुछ विद्वान है जिनका नाम क्या है, हलायुद्ध। ठीक है, हलायुद्ध या फिर श्रीधर दास। ठीक है, दोनों को जो आश्रय देने का काम जो किया था लक्ष्मण सेन ने किया था। ठीक है, ये साहित्यिक विद्वान थे, ध्यान में रखेगा। तो जयदेव,
हलायुध और श्रीधर दास का संबंध किससे है? लक्ष्मण सेन से, ध्यान में रखिएगा। जो कि जयदेव काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रचना की थी, किसकी रचना की थी? तो इन्होंने रचना की थी गीत गोविंद की रचना की थी, ठीक है। तो बंगाल हो गया। अब हम लोग पूरब में चलेंगे तो पूरब में ओडिशा भी था जिसको कलिंग बोलते थे। क्या बोलते? ओडिशा को क्या बोला जाता था? कलिंग। अभी हम लोग उत्तर पढ़ा, पूरब पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ओडिशा में जो राजवंश का उदय हुआ उसको कलिंग के नाम से जानते हैं। 7वीं शताब्दी के मध्य उड़ीसा में शैलोदव वंश के सन्निभिता माधवर्मन, जिनको श्रीनिवास के नाम से जाना जाता है, तो उनकी शासन के अधिक था, ठीक है। तो यहाँ पे 7वीं शताब्दी के मध्य में ओडिशा शैलोदव वंश के, ठीक है, सन्निभिता माधवर्मन, क्या नाम था? माधव वर्मन श्रीनिवास के शासन के अधीन था। और ये श्रीनिवास की बात करेंगे, फिर माधव वर्मन की बात करेंगे, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। यह अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए विख्यात था। मैसूर के गंग से संबंधित पूर्वी गंगों ने कलिंग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मैसूर के गंग से संबंधित पूर्वी गंगों ने क्या किया था? तो कलिंग में अपना राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कलिंग नगर थी, ठीक है। अनंत वर्मन चोदगंग ने, ठीक है, आधुनिक ओडिशा की नींव रखी और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका नाम बड़ा, अनंत वर्मन जी का नाम काफी इंपोर्टेंट है। इन्होंने आधुनिक ओडिशा की नींव रखी थी और इन्हीं के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर आपको ओडिशा के पुरी में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा निकलता है, बलराम जी होते हैं, जगन्नाथ जी होते हैं, और साथ में कौन होती है? अरे क्या बोलते हैं उनको यार, सुभद्रा होती है। कौन होती है? सुभद्रा होती है, ठीक है। तो उनका मतलब क्या होता है? रथ मंदिर, उनका मतलब रथ यात्रा निकलता है। तो अनंत वर्मन चोदगंग ने, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आधुनिक उड़ीसा के मतलब नींव भी उन्होंने रखी थी। आप चलेंगे ओडिशा में चलेंगे तो आप कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण की बात करें, नरसिंह प्रथम ने कराया था, ठीक है। एग्जाम में गलती कहां पे करते हैं? देखिए यहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा नरसिंह, ठीक है, नरसिंह प्रथम, ठीक है। एक ऑप्शन जो होता है ना उसमें रहता है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का ओडिशा से कोई संबंध ही नहीं है। ये दक्षिण भारत में बर्मन डायनेस्टी के शासक थे, जिसने, ठीक है, किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ठीक है। ये नरसिंह प्रथम, इसमें बर्मन नहीं लगेगा। बहुत लोग गलती इसी बात को लेकर करते हैं, कोणार्क में सूर्य मंदिर में नरसिंह बर्मन कर देते हैं, तो गलत होगा। सीधे नरसिंह प्रथम थे जिन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन चोदगंग की बात करेंगे तो इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी के मध्य कलिंग में एक नया शाही परिवार सूर्यवंश सत्ता में आया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर की बात करेंगे। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वो शिव भगवान से संबंधित है, ठीक है। और सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने बनाया था। तो 3 क्वेश्चन मंदिर से आपको दक्षिण भारत में, सॉरी, पूर्वी भारत में मिलेंगे। सबसे लिंगराज मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वर में है। और सोमवंशी शासक की बात करेंगे जो कि सूर्यवंश या फिर सूर्यवंशी शासक कह लीजिए या फिर सोमवंशी कह लीजिए, उसी को कहते थे। ययाति प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगर पूछेगा अनंत वर्मन की बात करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा। अगर बात करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करेंगे, नरसिंह प्रथम हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो तीनों मंदिर से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ विशेष नहीं पूछा जाता है वहां से। आप देखिए दक्कन और दक्षिण के भारत के प्रमुख राजवंश, खूब प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो कल्याणी, ठीक है, कल्याणी में कई राजवंशों का, चालुक्य की बात करेंगे तो कई जगह के चालुक्य थे, लेकिन मुख्यतः जो चालुक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैलप द्वितीय था, या फिर तैल द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तैलप द्वितीय की बात करेंगे तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। राष्ट्रकूटों का स्थान इन्होंने लिया था। उसकी राजधानी कहाँ थी? कल्याणी थी, ठीक है। इसलिए कल्याणी के चालुक्य इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चालुक्य की राजधानी कहाँ पे थी? कल्याणी में थी, ठीक है। कहाँ पे पड़ता था? कल्याणी जो था कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। आधुनिक बात के बीदर का जो क्षेत्र जो भी वर्तमान स्वरूप में है, ठीक है, वहीं पे आपको कल्याणी पड़ता था, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? तैलप द्वितीय था, ठीक है। विक्रमादित्य 6 ने शक युग के स्थान पर चालुक्य विक्रम युग की स्थापना की, ठीक है। और उसने मतलब क्या किया था? विक्रमादेव चरित के लेखक का नाम क्या है? कलहन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विक्रमादित्य की बात करेंगे, 6 नंबर का विक्रमादित्य था, क्योंकि उपाधि कई बार धारण की गई थी, तो 6ठा नंबर का विक्रमादित्य का उपाधि इसने धारण किया था। तो शक युग के स्थान पर चालुक्य विक्रम युग की स्थापना की थी। इसके दरबार में
ठीक है। बिल्हन रखते थे, बिल्हन ने विक्रमादेव चरित की रचना की थी, ठीक है। साथ में मित्राक्षर के लेखक विघ्नेश्वर जैसे विद्वानों को संरक्षण भी था। तो विघ्नेश्वर की बात करें, मित्राक्षर लिखा था, विक्रमादित्य चरित के रचयिता बिल्हन जो थे विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, जो कि कल्याणी के चालुक्य शासक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस काल में चालुक्य चोल प्रतिबंधा उल्लेखनीय रही। इसमें तुंगभद्रा नदी को दोनों राज्यों के बीच के सीमा के रूप में मौन स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर किनके साथ कंफ्यूजन, किनके साथ मतभेद था, तो चालुक्य चोल, ठीक है, चालुक्य चोल प्रतिद्वंदिता उल्लेखनीय थी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब तुंगभद्रा नदी को दोनों राज्यों के बीच के सीमा के रूप में मौन स्वीकृति प्रदान की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनके समय में किसके साथ मतभेद होता था, तो चोल के साथ। चालुक्य का मतभेद किसके साथ था, चोल के साथ था, ठीक है। तो विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इनके दरबार में बिल्हन भी थे, मित्राक्षर के लेखक विघ्नेश्वर भी थे, ठीक है। चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य की राजधानी की बात करेंगे तो कल्याणी थी। फाउंडर की बात करेंगे तो तैलप द्वितीय थे, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा आधुनिक क्षेत्र में ये कहाँ पे पड़ेगा, तो कल्याणी की बात करेंगे तो आधुनिक क्षेत्र में ये बीदर जिला कर्नाटक में स्थापित की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादव जो था अपने आप को कहते थे भाई साहब हम जो भगवान श्री कृष्ण के परिवार से है, ठीक है, यादव लगाता था टाइटल इनका, ठीक है। भगवान कृष्ण के यदुवंशी परिवार का होने का दावा किया और माना जाता है कि ये स्वदेशी मराठा समूह है, ठीक है। भीलमा पंचम या भील पंचम कहते हैं ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर यादव राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो भील पंचम ध्यान में रखेगा, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने मतलब क्या किया, यादव वंश की स्थापना की, ठीक है। इनको मराठा समूह से भी माना जाता है। इनकी राजधानी देवगिरी जो थी वो भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी। इसका जो प्रसिद्ध शासक की बात है रामचंद्र देव थे, ठीक है। रामचंद्र देव ने जो देवगिरी पे, सॉरी, इसके शासनकाल में, रामचंद्र देव के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के शासन थे और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ा। प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में, देवगिरी पे जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था, तो अलाउद्दीन के समय जब आक्रमण हुआ तो वहां का शासक कौन था, रामचंद्र देव जो थे वहां के शासक थे, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। देवगिरी के यादव की बात करेंगे तो फाउंडर का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, भीलमा पंचम या फिर भील पंचम जो थे इनके फाउंडर थे, ठीक है। काकतिया, यह भी दक्षिण भारत में था काकतिया वंश, ठीक है। इनकी राजधानी वारलंग हुआ करती थी। कहां पर हुआ करती थी, इनकी राजधानी वारलंग हुआ करती थी, ठीक है। और इसका जो प्रसिद्ध एक शासिका जिसका नाम रुद्रमा देवी, ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब पे खूब मूवी आते रहता है, ठीक है। रुद्रमा देवी एक महिला थी, ठीक है। रुद्रमा देवी की बात करें कि एक महिला थी, इन्होंने मतलब पुरुष का वेश धारण करके बहुत दिनों तक मतलब क्या किया, शासक किया था, जो कि गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी का पिताजी का नाम क्या था, गणपति था, गणपति की बेटी थी, पुरुष का वेश धारण करके बहुत दिन तक शासन किया था, ठीक है। ये हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो इसी के समय में मार्को पोलो आया था, ठीक है। मार्को पोलो की बात करेंगे, इटली का यात्री था या फिर बेनिस कह लीजिए, इटली तो बाद में बना, बेनिस का यात्री था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की बात करेंगे तो इसी के समय में मतलब क्या किया था, दौरा किया था, ठीक है। एक प्राचीन तेलुगु परिवार से संबंधित पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। प्रमुख शासक में गणपति थी, ठीक है, ध्यान रखें, रुद्रमा देवी थी और प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वारलंग के जब काकतीय वंश पे जब आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव थे। आपको ध्यान में क्या रखना, दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो किस समय कौन शासक था, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे इस पे चर्चा की होगी डिटेल्स में, यहाँ पे केवल वंश के बारे में केवल आपको बताया हुआ है, केवल आपको एक भूमिका बना रहा है, बाकी आगे में इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी, ठीक है। तो प्रमुख शासक गणपति, गणपति जी की बेटी का नाम रुद्रमा देवी था जिन्होंने शासन किया था। अब प्रताप रुद्रदेव की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक थे, ठीक है। राजधानी कहाँ थी काकतीया की, तो वारलंग इनकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि कर्नाटका के क्षेत्र में था। गणपति एक प्रमुख काकतीय शासक था जिसने प्राकृतिक दस्ता पे जोर देते हुए व्यापार और कृषि को बढ़ावा देते हुए तेलुगु क्षेत्र पर सत्ता को केंद्रीकृत किया, ठीक है। मोटुपल्ली काकतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो बंदरगाह से प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। पिछले वाला में भी पूछ दिया था कौन सा बंदरगाह, तो गुप्तों का कौन सा बंदरगाह इसमें से शामिल नहीं था। तो मोटुपल्ली, ठीक है, मोटुपल्लू की बात करेंगे तो काकतीय राजवंश का क्या था, तो एक प्रमुख बंदरगाह हुआ था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा काकतीय राजवंश के राजधानी के दौरा कौन करने आया था, तो वेनिस का यात्री मार्को पोलो ने आया था, ठीक है। अब मार्को पोलो ही रुद्रमा देवी के बारे में चर्चा भी करते हैं, ठीक है, जो कि गणपति के पुत्री थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस बंदरगाह का क्या किया था, यात्रा किया था, ठीक है। अब आते तंजावुर के चोल, ठीक है।
क्या देखेंगे, तंजावुर के चोल काफी अधिक इंपोर्टेंट है। तंजावुर के चोल कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान में रखना होगा, चोल राज, तंजावुर के चोल क्यों कह रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं, ठीक है, देवगिरी के यादव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यादवों की राजधानी देवगिरी थी, उसी तरह चोलों की राजधानी तंजावुर थी, ठीक है। और इस वंश के शासक बहुत अधिक शक्तिशाली थे, और इसने मतलब भारत में ही नहीं, ठीक है, विदेशों में, श्रीलंका में भी अपनी सत्ता को स्थापित किया था। राजराज प्रथम, ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक महत्व के मामले में इस शासन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त भी कर सकते हैं राजराज प्रथम को, ठीक है। इसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत सुंदर प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो राज प्रथम, ठीक है, क्या नाम था इसका, तो राज प्रथम का नाम आपको ध्यान में रखना है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर को, ठीक है, ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी बृहदेश्वर मंदिर को जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जावा में बौद्ध विहार के निर्माण में, ठीक है, जावा के राजा की सहायता की थी, ठीक है। तो जावा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करना था, वह जावा की राजा की सहायता की थी। लेकिन मुख्यतः चोल शासक की बात करेंगे तो ये लोग शैव थे, शैव धर्म को बहुत अधिक मानते थे। और एक मूर्ति जो है कि शैव धर्म का प्रतीक है, नटराज की मूर्ति की बात करेंगे, ये, ठीक है, चोल काल से संबंधित है। जो कि बात करेंगे शिव का सबसे सुंदर प्रतिमा माना जाता है, जो कि क्या चीज की बनी हुई है, सोना की, चांदी का, पित्तल का, फिर तांबा की बनी हुई, किसकी बनी हुई है, आई थिंक तांबा की बनी हुई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चोल काल की है, ठीक है। तो उसके बाद ये कब से कब तक शासक किया था, 1014 तक रूल करता है, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ये और भी खतरनाक था ये राजेंद्र, इसने पूरे बंगाल को भी जीत लिया था, ठीक है। और इसने मतलब क्या किया था, नौसैनिक अभियान चला के श्रीलंका हो गया। हालांकि श्रीलंका को राजराज प्रथम ने भी जीता था, लेकिन थोड़ा सा जीत के छोड़ दिया था। अब पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, इसने श्रीलंका को जीता भी, और वहां के शासक को बोला था से मेरे साथ चलो, ठीक है, शासक को भी अपने साथ दक्षिण भारत लेके आ गया था। गंगाई कोंड, ठीक है, गंगाई कोंड, कोंड का मतलब विजेता होता है। दक्षिण भारत को कोई भी इतिहास पढ़ोगे आप, तो जहां पे कोंड अगर लिखा होगा तो कोंड का मतलब क्या होता है, विजेता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब इसने इसने जब बंगाल को जीता, तो इसने गंगाई कोंड की उपाधि धारण की, मतलब गंगा को जीतने वाला। और महिपाल, पाल वंश के शासक पर अपनी जीत के बाद गंगाई कोंड चोलपुरम नगर शहर की स्थापना की, ठीक है। वहां पे एक तालाब भी खुदवाया, ठीक है, एक मंदिर भी बनाया, ठीक है। तो गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण उत्तर भारत में उसकी जीत की स्मृति में, ठीक है, उत्तर भारत में उसकी जीत की स्मृति में किया गया था, ठीक है। उत्तर भारत को उसने जीता था, गंगा को जीता था, तो उसने एक मंदिर भी स्थापित किया। अब वहां पे क्या करता है, जब जीत कर जब बंगाल से था, अपने साथ थोड़ा सा पानी वगैरह लेकर आया था, तो तालाब खुदा था, तालाब में पानी डाल के, और उसने वहां पे एक तरह से ऐसा बताया, उसने गंगा को जीत लिया, तो गंगा हम यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है। और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था उसने। मुदी कोंड चोल मतलब मुकुटधारी चोल, कदर कदरम कोंड मतलब कदरम का विजेता, पंडित चोल मतलब विद्वान चोल की उपाधि धारण की थी। सुमत्रा पर विजय प्राप्त की, मलया प्रादीप तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। नौसैनिक अभियान श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध था, जो एक प्रमुख समुद्री और वाणिज्यिक राज्य था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो था मुख्य रूप से ध्यान में रखेगा, ये श्रीलंका को भी जीत लिया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। अब आता है राजेंद्र प्रथम के बाद ध्यान में रखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम आता, ठीक है। ये जो था ना, ये जो था शैव होने के बावजूद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये शैव शासक था, लेकिन ये जो था ना वैष्णव लोगों से बहुत अधिक नफरत करता था, ठीक है। तो इसने मतलब क्या किया, विष्णु का जो एक मंदिर मूर्ति जो था ना, इसको समुद्र में इसने फेंकवा दिया था, ठीक है। क्या नाम था, कुलोत्तुंग प्रथम ने क्या किया था, विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। ये अंतिम महत्वपूर्ण चोल शासक था। इसने बेंगी के पूर्वी चालुक्यों को चोलों के साथ एकीकृत किया। इसने भूमि सर्वेक्षण सहित प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। अस्थायी होने के बावजूद इसने नागपट्टनम में बौद्ध मठों का अनुदान दिया। जो बात सब हम बता रहे हैं ना, अगर ऊपर से बाउंस हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, जब हम ये खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है, इस वीक में समाप्त भी हो जाएगा, और जब आप एमसीक्यू सीरीज जब इसके साथ आप कर लोगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी अच्छे से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चोलों के प्रशासन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि चोलों के प्रशासन से कई बार बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है। देखिएगा, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था, प्रांत को बोलते थे मंडल। उसके बाद होता वलनाडु होता था, उसके बाद होता था नाडु होता था। सबसे पहले क्या हुआ, साम्राज्य समझ लीजिए, मैं भारत के एग्जाम्पल देकर साम्राज्य क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। उसके बाद मंडल, मंडल एक तरह से देखिए कोई राज्य होगा, बिहार ले लीजिए। उसके बाद क्या होता है, बलनाडु, बलनाडु का मतलब क्या हो, एक तरह से कोई जिला ले लीजिए।
अब फिर क्या होता था, नाडु होता था, ठीक है। इस तरीके से विभाजित करते थे, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा मंडल, फिर बलनाडु, फिर नाडु। तो मैंने ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसको सजाने के लिए बोल देता तो बताओ क्रम में सजाइए, प्रशासन को क्रम में समझाने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। अभी देखें तमिलनाडु में देखें नाडु लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से चोल से ही मतलब लिया गया है, ठीक है। क्षेत्र को मतलब दर्शाता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चोल शासकों ने ब्राह्मणों को राजगुरु नियुक्त किया, इसलिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्या होता था, पूछा जाता, ब्रह्मदेव जो था ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि की विशाल संपत्ति जो दी जाती थी, उनको ब्रह्मदेव कहते थे। चतुर्वेदी मंगलम की बात करेंगे तो ब्राह्मणों को कर मुक्त गांव दिए जाते हैं, ठीक है। तो चोलों ने बात करेंगे ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। तो चोलों ने, ध्यान में रखेंगे, ब्राह्मणों की भूमि भी दिया था, हालांकि सातवाहनों ने भी दिया था, चोलों ने भी दिया था, ब्राह्मणों को बहुत अधिक भूमि देते थे, ब्राह्मणों को बड़ा मतलब सम्मान करते थे, ठीक है। हालांकि दक्षिण भारत के बहुत ऐसे राजवंश है जहाँ पे ब्राह्मण हत्या, ठीक है, सबसे बड़ा हत्या माना जाता था, मृत्यु दंड का प्रावधान था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का अपना एक, ठीक है, बहुत अधिक मतलब सम्मान प्राप्त है, ठीक है। तो ब्रह्मदेव क्या होता था, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि की विशाल संपत्ति देते थे। चतुर्वेदी मंगलम क्या होता था, ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त गांव प्रदान किए जाते थे। उसके बाद देखें प्रशासन विभिन्न ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे उर थे, सभा या महासभा, फिर नगरम था, ठीक है। क्या था, तो प्रशासन विभिन्न ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। तो ध्यान में उर था, सभा था और नगरम था। यहाँ पे देखेंगे क्या होता था, ये होता क्या, तो चोलों के द्वारा, ठीक है, आप देखोगे प्रांतीय स्तर पे जो अभी आप देखते हो नगर निगम जो हो गया या फिर ग्राम पंचायत, जो चोलों के समय ही ये शुरू हुआ था, ठीक है। ये ग्रामीण स्तर पे जो प्रशासन की शुरुआत की बात करेंगे, चोलों के समय हुआ था। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी यही थी, ठीक है। उर क्या थी, तो उर जो, हाँ, स्थानीय प्रशासन की शुरुआत जो थी इन्हीं के शासन काल में हुई थी। अब देखिए ये प्रशासन जो ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था, उसमें उर था, सभा था, नगरम था। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता, आप इसको मार्क कर लो। नगरम की बात करेंगे तो व्यापारियों की सभा थी, बोलेगा से मिलान करवा, सबको उल्टा सीधा दे देगा, आपको बोलेगा मिलान करने के लिए। नगरम क्या था, अब देखिए व्यापारी कहाँ रहेंगे, नगर में रहेंगे ना, व्यापार का केंद्र क्या होता है, नगर होता है। तो नगरम जो था व्यापारियों की सभा थी। सभा क्या था, तो सभा की बात ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव गांव में ब्राह्मणों की एक सभा थी, उसको सभा बोलते थे, ठीक है। उर क्या था, तो सभी भूमिधारक वर्गों की एक सभा थी, मतलब उनको उर बोलते थे, सब अलग अलग था। उर जो था भूमिधारक मतलब कृषक कह लीजिए, किसान कह लीजिए। सभा की बात करेंगे ब्राह्मणों की थी, या नगरम की बात करेंगे किसकी थी, व्यापारियों की थी। इनकी सभा कहाँ पे होती थी, तो तालाब के किनारे, नदी के किनारे, मंदिर के किनारे या फिर किसी वृक्ष के नीचे ये लोग सभा करते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता था चोलों के समय स्थानीय प्रशासन जो थी अपने चरम पे थी, स्थानीय प्रशासन को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते चोलों की सेना के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेना को तीन पारंपरिक डिवीजन होते थे, एक होता था पैदल सेना, एक होता था घुड़सवार सेना, ठीक है, और तीसरी की बात करें गज सेना। गज सेना को हस्ती सेना कहते थे। पैदल सेना को हम लोग इन्फेंट्री से समझ सकते हैं, आधुनिक से इन्फेंट्री है। घुड़सवार सेना भी होता था। घुड़सवार सेना को चोल लोग अपने भाषा में क्या बोले, कुदराई सेवागर कहते थे। और गज सेना को अनायत अनायत कल कहते थे, ठीक है। अब देखिए एक होता था, इसमें नाम थोड़ा अजीब अजीब आएगा क्योंकि दक्षिण भारत का नाम है, लेकिन झेलना पड़ेगा आपको। पदे विदु, पदे विदु क्या है, छावनी जो राजधानी नगर में स्थापित की गई थी। नीले पदे की बात करेंगे, विजित क्षेत्र में सैन्य चौकियां होती थी। दंडना यगम की बात करेंगे तो सेनापति को कहते हैं, दंडनायक कह लीजिए, उसी को सेनापति कहते थे। पेरुदंडम की बात है, सेना में उच्च पद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेना में जो सबसे उच्च पद था उसको पेरुदंडम कहते थे। सेना में जो सबसे छोटा पद था इसको सिरुदनम कहते थे, ठीक है। तो पेरुदनम और सिरुदनम, पेरुदनम क्या था, चोलों के समय सेना में उच्च पद होता था, और सिरुदनम की बात करेंगे तो निम्न पद होता था, ठीक है। बैले ककरन की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो क्या होता है, सम्राट के मतलब क्या होते थे, निजी संरक्षक होते थे, पर्सनल बॉडीगार्ड को कहते थे। बिलाली गल की बात के धनुधारी होते थे, आर्चरी, ठीक है, जो धनु चलाने में महारत है, ठीक है। अब बलिलर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो ये तीनों के तीनों वीर थे, ठीक है। बिलाली गल की बात के धनुधारी थे, बलिलर की बात के तलवारधारी थे, और कोंदूवर की बात करेंगे तो भालाधारी थे, ठीक है। तो एक भालाधारी वाले भी समूह था, तलवार वाले भी थे और धनुधर वाली थे, ठीक है। बिलाली गल धनुधरधारी, बलिलर तलवारधारी, कोंडूबर भालाधारी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें, एक
एक व्यापक भू राजस्व विभाग था जिसे पूरा बुवारी, ठीक है, तिनेक ककलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भू राजस्व विभाग था, ठीक है, जो कि मतलब किसको, भू राजस्व विभाग था, जहां से मतलब राजस्व आती थी। उस विभाग का नाम क्या था, पूरा बुवारी, ठीक है, तिनेक कैकलम, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भूमि के सर्वेक्षक को क्या बोलते थे, नाडू बैगेसेकीरा, ठीक है, ये सब याद नहीं होगा हम समझ रहे, लेकिन देख लीजिए एक बार। नाडू बैगेसेकीरा की बात करेंगे, भूमि के क्या थे, सर्वेक्षक थे, ठीक है। कर की दरें भूमि की उर्वरता और भूमि धारक की स्थिति के आधार पर तय किया जाता था, ठीक है, मतलब ऐसा ही नहीं कर देते थे, पहले भूमि का क्या करते थे, सर्वेक्षण करते थे, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बात करेंगे तो भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद और क्या करते थे, तो और करने की बात करेंगे तो क्या होता था, कर की दरें की बात करें, भूमि की उर्वरता, ठीक है, और ध्यान रखेंगे तो भूमि धारक की स्थिति के आधार पर तय की जाती है, ठीक है। डुगिल्ड समूह की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, डुगिल्ड समूह, गिल्ड मतलब व्यापारी के समूह, ठीक है। अजूबनत्तर समुद्री व्यापारी थे। अब मनी गर्मातर की बात करें, देहाती क्षेत्रों के व्यापारी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे, तो दो तरह के गिल्ड समूह मतलब व्यापारी के समूह थे, अंजू वनंतर, ये क्या थे, समुद्री थे। अब मनी ग्रामतर की बात करें, देहाती व्यापारी हुआ करते थे, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या होते हैं, कभी कभी यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चोल प्रशासन से प्रश्न आते थे, और चोल प्रशासन में एक और भी था जहां पे डेमोक्रेसी की पहले नींव रखी जाती थी, क्या नाम था उसका, कौन शिलालेख है, बोल गया, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने उनका नाम भी लिया था, उत्तर मेरेरु शिलालेख, क्या नाम था उसका, उत्तर मेरेरु शिलालेख से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उत्तर मेरेरु शिलालेख आपके मेंस के लिए भी जरूरी है, ठीक है, तो मैं इसका अलग से क्लास में बता दूंगा, उत्तर मेरेरु शिलालेख में कैसे कैसे लोगों को चुना जाता था, ठीक है। यहाँ थोड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो चोलों के समय में डेमोक्रेटिक कल्चर भी था, उत्तर मेरेरु शिलालेख से पता चलता है। स्थानीय स्वशासन को इन्होंने बढ़ावा दिया था, इनका प्रशासन काफी व्यवस्था था, व्यवस्थित प्रशासन माना जाता है, ठीक है। आप चलेंगे द्वार समुद्र, द्वार समुद्र की बात करेंगे, होयसल वंश जो था, द्वार समुद्र उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो होयसलों की राजधानी की बात करें कहां पे थी, द्वार समुद्र था, ठीक है। शाला जिसे नृपकामा के नाम से भी जाना जाता था, होयसल राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। शाला या फिर उसको नृपकामा के नाम से भी जानते थे, ठीक है। वो कौन था, तो होयसल राजवंश का क्या था, संस्थापक था। ये होयसल राजवंश ना पश्चिम में चालुक्य था और चोलों के बीच में एक विस्तृत क्षेत्र था, जो अंततः पूर्व मैसूर राज्य के अधिकांश भाग तक फैल गया था। प्रमुख शासक की बात करें द्वार समुद्र के, ठीक है, विष्णुवर्धन की बात करेंगे, बल्लाल द्वितीय, ठीक है, बल्लाल तृतीय। बल्लाल तृतीय ने दिल्ली सल्तनत, खिलजी और तुगलक की सेनाओं के साथ युद्ध किया था, किसने, बल्लाल तृतीय, ठीक है। तो बल्लाल तृतीय की बात करेंगे तो वह होयसल वंश के शासक थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलजी और तुगलक के सेनाओं के साथ अपनी युद्ध की थी, ठीक है। अब होयसल वंश की राजधानी की बात करें कहा थी, तो होयसल वंश की राजधानी की बात करें द्वार समुद्र थी। बेलूर एक शाही निवास के रूप में कार्य करता था, जो शानदार होयसल स्मारकों के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध था। बेलूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में पड़ता है। होयसल प्रख्यात निर्माता थे, उदाहरण के हेलीबेड और होयलेश्वर मंदिर, ठीक है। तो हेलीबेड की बात करेंगे या फिर होयलेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो सबके सब मतलब होयसल वंश का ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बल्लाल तृतीय का नाम ध्यान में रखिएगा, इसने मतलब, ठीक है, खिलजी और तुगलक के सेनाओं के साथ भी युद्ध किया था, बल्लाल तृतीय, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते दक्षिण भारत में एक और भी राजवंश था जिसका नाम था पांडे, ठीक है। तो पांडे की राजधानी मदुरई हुआ करती थी, कहाँ थी, इनकी राजधानी की बात करें मदुरई हुआ करती थी, काफी संपन्न था ये, ठीक है। पांडे मूवेंद्रों में से एक था जिन्होंने पूर्व आधुनिक काल तक, ठीक है, दक्षिण भारत पे क्या क्या शासन किया था। प्रमुख शासक की बात करेंगे कंडुकोन, सेंटन, अरिकेसरी, मारवर्मन, जटिल परंतक या फिर नेंदुन जडरन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और मारवर्मन कुलशेखरन, ये सब इसके प्रमुख शासक थे। तो अभी जो हम लोग पांड्य जो पढ़ रहे हैं ना, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात करेंगे ना तो ये आपको चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, ये आपको संगम कालीन में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका, ठीक है, ये आपका प्राचीन भारत का चैप्टर है, ठीक है। संगम कालीन में चोल, चेर, पांड्य, तीन राजवंश आपको देखने को मिला संगम में, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। वो फिर मध्यकालीन भारत में भी है, ठीक है। तो ये पांड्य का संगम कालीन से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि संगम कालीन जो पांडे की जो राजधानी मदुरई वगैरह जो थी, मदुरा जो था, वो सब डूब गया, ठीक है, उस स्थिति अभी है भी नहीं, काफी पहले की घटना।
पांड्य राजाओं ने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। कुदल और तमिल केलुकुदल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजा ने मौखिक रूप से शाही आदेश जारी किया, इसे तिरुमंतिर ओलाई नामक शाही लिपिक द्वारा प्रलेखित किया गया था, ठीक है। तो तिरुमंतिर ओलाई नामक शाही लिपिक जो था, उनके शाही आदेशों को क्या किया, तो इन्होंने मतलब क्या था, प्रचलित किया था, ठीक है। शाही महलों को किस नाम से जानते थे, तिरुमलिगाई और, ठीक है, मनपरानन या फिर तिरुमिलगाई के नाम से जानते थे शाही महलों को। क्या बोलते थे शाही महलों के, तिरुमलिगाई, शाही महल को जानते थे, ठीक है। हाँ, पांडे मंडलम या पांडे नाडु में कई वलनाडु शामिल थे, ठीक है। तो मंडलम या पांडे नाडु में कई वलनाडु शामिल थे। तो मंडलम जो था राज्य होता था, ठीक है, ध्यान रखें। उससे नीचे वलनाडु, वलनाडु को कई नाडु और कुर्रम में, ठीक है। मंडलम के बाद ध्यान रखेंगे नाडु और कई वलनाडु आते थे इसमें। तो मंडलम को कई नाडु और कुर्रम में विभाजित किया गया था। नाडु और कुर्रम में बस्तियां थी, जैसे मंगलम, नगरम, ऊर, कुडी, जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। नाडु के प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते थे, नट्टर कहते थे, जिसकी जिम्मेवारी थी नाडु को चलाने की, ठीक है। मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम सिंचाई सुविधाओं से युक्त ब्राह्मण बस्तियां थी, ठीक है। तो मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम सिंचाई सुविधाओं से युक्त ये क्या थी, तो ब्राह्मण की बस्तियां थी। दक्षिण भारत के किसी भी राजवंश में ब्राह्मणों को बहुत ही मतलब क्या था, सम्मान प्राप्त है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पांडे मंडलम एक विशिष्ट राजनीतिक विभाजन, ठीक है। कुली ककिलल था, यानी तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र होता था, ठीक है। और इनको सिंचित क्षेत्र के लिए इनको पानी कहाँ से मिलता था, तो बगई नदी, ठीक है। ध्यान, अभी भी तमिलनाडु में आपको बगई नदी आपको दिख जाएगा, ठीक है, बगई नदी, ठीक है। बगई नदी के तल के सेंडनमारन अभिलेख में नदी का पानी वितरित करने के लिए पांडे द्वारा स्थापित एक जल द्वार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो बगई नदी के तल के सेंडनमारन अभिलेख में, ठीक है, कौन सा अभिलेख है, सेंडनमारन अभिलेख, किनसे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध है, ठीक है, पांडे शासकों से संबंधित है। तो यहाँ पे नदी से पानी वितरित करने के लिए पांडे द्वारा स्थापित एक जल द्वार का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। 14 से 24 फीट की छड़ों का उपयोग करके भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। नट्टर, ठीक है, नट्टर ने कर आरोपण हेतु कृषि के अंतर्गत भूमि के गुणवत्ता का भी आकलन किया है, ठीक है। और एक भूमि जो था जिसका नाम था शालाबोगम, ठीक है। तो ब्राह्मणों को सौंपी गई भूमि को शालाबोगम कहते थे। जैसे इससे पहले हम लोग ब्रह्मदेव पर है ना, तो ब्रह्मदेव की बात करेंगे तो ये भी ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। तो यहाँ पे शालाबोगम, शालाबोगम क्या था, तो शालाबोगम भूमि जो थी ब्राह्मणों को सौंपी गई भूमि थी, ठीक है। व्यापारियों की बात करेंगे, व्यापारियों को निकमतोर, नानादेशी, टिकाई, अरियातू, ठीक है, एनु 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 ननुवर, ठीक है, एनु ननुवर, ठीक है, मनिक मनिका रामतर और पाटीनेन विशेत्तर कहा जाता है। ये सब व्यापारी का टाइप्स था। तेरू वो स्थान था जहां व्यापारी रहते थे। तो तेरू कौन सा स्थान था जहां पे व्यापारी रहा करते थे। सोने का सिक्के का उपयोग व्यापार के माध्यम के रूप में किया जाता था, ठीक है। घोड़े का व्यापार की बात करेंगे तो वासाफ, वासाफ जो था फारसी इतिहासकार द्वारा दर्ज किया गया, ठीक है। ये लोग घोड़े के व्यापार भी करते थे। तो फारसी इतिहासकार की बात करें, वासफ ने इसके बारे में जानकारी दी है। घोड़े का व्यापार करने वाले लोगों को क्या बोलते थे, कदिराई चेट्टी कहते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, तो कदिराई चेट्टी की बात करेंगे। घोड़े का मतलब क्या था, व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे, ठीक है। और पांडव का दिन जो सबसे व्यस्त शहर पूर्वी तट पर कौन था, उसका नाम था क्यालपट्टिनम, ठीक है। क्यालपट्टिनम की बात करेंगे, वर्तमान में थुदुकुडी जिला तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। क्यालपट्टिनम की बात करेंगे तो पांडव के अधीन सबसे व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम था क्यालीपुट्टनम। अब कुछ बात करेंगे तो यहाँ पे पांडव को पहले जैन धर्म मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म को अपना लिया। पांडव ने मीनाक्षी मंदिर को संरक्षण भी प्रदान किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। सदया वर्मन, ठीक है, सुंदर पांड्यम श्री रंग मंदिर में राज्याभिषेक किया था, ठीक है। सुंदर पांड्यन इनके बारे में काफी चर्चित शासक था, ठीक है। श्री रंगम मंदिर में अभिषेक किया था, ठीक है। और इसी के स्मृति में उसने विष्णु की एक प्रतिमा भी मतलब क्या थी, दान दी थी। इसी के समय सुंदर पांड्यन के समय में ही, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मतलब क्या होता है, आक्रमण होता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के सारे राज्यों को तो जीत लिया, लेकिन वो पांड्य राज्य को कभी नहीं जीत पाया, ठीक है। तो सुंदर चोल के समय में ही, हालांकि सुंदर चोल जो था भागने में कामयाब रहा, वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आया, लेकिन सुंदर पांड्यन के समय में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत में पांड्य, लेकिन पांड्य राज्य को कभी भी नहीं जीत पाया, ठीक है। श्रीरंगम मंदिर में राज्याभिषेक किया था। इसकी स्मृति में उसने विष्णु मंदिर की एक प्रतिमा भी दान की थी, ठीक है। तो शुरू में जैन शासक थे, लेकिन बाद में इन्होंने, ध्यान रखें, बाद में उन्होंने मतलब क्या किया,
तो बाद में उन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने वैष्णव धर्म को मतलब इन्होंने अपना लिया। तो चोल लोग शैव को मानते थे, पांड्य लोग वैष्णव की मानते थे। आगे चल के आप देखोगे तो अलवार और नयनार की बात करेंगे, ठीक है, तो ये नयनार की बात करेंगे शैव थे, अलवार की बात करेंगे वैष्णव थे, अलवार 12 थे, नयनार 63 हुआ करते थे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये दक्षिण भारत का संक्षेप इतिहास था। प्रश्न नहीं आते, कभी कभी वंश का फाउंडर वगैरह पूछ दिया करता है, तो एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बार लूसेंट को इसको पढ़ने के बाद जरूर पढ़िएगा, ठीक है, किताब में अंडरलाइन करके लूसेंट को जरूर पढ़िएगा, वहां पे दक्षिण भारत बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम का उदय, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन करके मुख्य तौर पे जरूर आना, कल मैं कहीं कहीं से प्रश्न आपसे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना।